हेलो 10th क्लास, आपका चैप्टर 15 का आर्थिक विकास का पार्ट 2 हमने आगे मतलब उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, फिर उनके बंटवारे कैसे हैं वो पढ़ा। और अभी हम पढ़ेंगे कि बंटवारे की पद्धतियाँ कैसे होती है। ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है। जैसे पहला है बाजार पद्धति और दूसरा है समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की एकदम विरोधी हैं। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियाँ भी विकसित हुई है। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी ही एक या दूसरी पद्धति स्वीकारता है। उत्पादन साधनों के बंटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार है। पहली है बाजार पद्धति। अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। मतलब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान दिया? बाजार पे, यानी कि अपना माल बाजार में बेचने पे। बाजार पद्धति को हम पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचान सकते हैं, क्योंकि उससे हमें आय प्राप्त होती है। इस वजह से इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाभ होता है। मतलब जो भी लोग उसके अंदर हैं, उस काम में लगे हुए, उन सबको अपना अपना लाभ होता है। बाजार में तो ये ना कि वस्तु बिकेगी तो आपको उससे लाभ होगा। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना, उसमें उन्होंने पूंजी निवेश की। मतलब जिस उद्योग से उनको पैसा ज्यादा मिलने वाला था उसमें उन्होंने पैसा लगाया। इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। मतलब एकदम फ्री होते हैं, वो निजी क्षेत्र जैसा होता है ना, वैसा। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। ये तो फैक्ट है कि स्पर्धा बहुत होती है कि भाई ये इतना कर रहा है, इसको इतनी कमाई मिल रही है तो मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं भी इसके साथ साथ ऐसी दुकान डालूंगा जिससे ये कमाई होगी। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य क्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते और उत्पादन की नई पद्धति खोज जाती है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगेंगे उसमें, और फिर वो नई नई तकनीकियां भी खोजेंगे लाभ कमाने के लिए, जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, अदृश्य हाथ, मतलब क्योंकि उसमें स्पर्धा होती है इसलिए नियंत्रण अपने आप रहता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से ये पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में जानी जाती है। और जहाँ पे सरकार का भी नहीं होता और जिस राज्य में होती है वहाँ के राज्य सरकार का भी इसमें हाथ नहीं होता, इसलिए एक तरह का ये मुक्त व्यापार है। अब बाजार पद्धति के लक्षण क्या क्या देखो। उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। मतलब जो भी उत्पादन के साधन होते हैं वो अपने पर्सनल होते हैं। बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ होता है। ग्राहक को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है, चलो आपको ये पसंद नहीं तो ये ले लो, ये ले लो। मतलब खाली हाथ उसको जाने नहीं देना है। बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्पादन के साधनों का बंटवारा भी लाभ के आधार पर होता है। आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब किस तरीके से आपको लाभ हो रहा है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब बाजार पद्धति के लाभ। बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। मतलब कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, वो अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकता है। उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, जिस कारण आर्थिक विकास की गति मिलती है। स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ बनती है, क्योंकि भाई उनमें होड़ लगी हुई है तो उनको सही क्वालिटी की चीज ही बनानी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो खराब बेचेगा तो फिर दूसरा वाला उससे आगे चला जाएगा, तो उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अब बाजार पद्धति की मर्यादा यानी कि कमियां। बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ कमियां या उसकी सीमा है जो निम्नानुसार है। लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन से विलासिता की वस्तु का उत्पादन अधिक होता है। मतलब हम सोचते हैं कि भाई हमारा लाभ हो, इसलिए हम सुखी जीवन वाली वस्तुओं का निर्माण अधिक करते हैं। और प्राथमिक आवश्यकता की वस्तु का उत्पादन घटता है। हम सुख सुविधा की वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकता की वस्तु है
इसका उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का भी अपव्यय होता है। ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उसका शोषण भी होता है, क्योंकि हम हमारी मनमानी कीमत, सरकार तो क्या होती है, एक फिक्स कीमत रखती है, लेकिन जो हम लोग निजी हाथों में होता है उसमें तो हम हमारी मर्जी के अनुसार बेचते हैं, तो फिर ग्राहक का शोषण होता है। संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की भी असमानता बढ़ती है। तो एक ही हाथों में संपत्ति होती है, इसलिए वो कोई तो बहुत पैसे वाला बन जाता है और कोई गरीब हो जाता। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। समाजवादी पद्धति दूसरी, बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ है। रूस और चीन जैसे देशों ने ये पद्धति अपनाकर तीव्र से आर्थिक विकास किया था। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम अलग है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि सरकार द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व भी राज्य का ही होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन भी राज्य द्वारा ही होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। चीज वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। राज्य द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी राज्य की मालिका की होती है, मतलब खेती करना तो उस पे भी मालिक कौन होगा, राज्य सरकार। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार उनसे काम लिया जाता है। अब इसके लक्षण समाजवादी पद्धति के, उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य के हाथ में होती है। अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक प्रगति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। इसमें लाभ के बारे में नहीं सोचा जाता, इसमें समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाता है। श्रमिकों को काम के बदले उनका वेतन दिया जाता है। समाजवादी पद्धति के लाभ, समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही हम लोग उत्पादन करते हैं, इसलिए भोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का भी अपव्यय नहीं होता है। आय और संपत्ति की असमानता भी दूर होती है और ग्राहकों का शोषण भी नहीं होता। अब उसकी कमियां, समाजवादी पद्धति की कुछ कमियां हैं। समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में कुछ कमियां भी हैं, जो निम्न अनुसार है। उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो और उत्पादन बढ़ाओ ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिलता। ठीक है, एक लिमिट में भी, उनका एक टाइम टेबल भी फिक्स होता है, उस टाइम में ही काम करना है, तो उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ता। जबकि बाजार पद्धति में तो क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं। स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो कोई स्पर्धा नहीं होती, कोई किसी से आगे बढ़ने की होड़ नहीं होती, इसलिए नए नए आविष्कार भी नहीं होते। इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं रहती, क्योंकि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता नहीं होती, फिक्स होता है टाइम टेबल, उस अनुसार ही आपको कार्य करना होता है। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हम नौकर की तरह, मतलब वो पूरा होता है। मिश्र अर्थतंत्र, अभी मिक्स में अर्थतंत्र, जिस मिक्स मतलब दोनों पद्धतियां शामिल हो उसे मिश्र अर्थतंत्र बोलते हैं। बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल, यानी दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों को मिलाकर मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति अस्तित्व में आई है। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। तो स्पर्धा नहीं होती, ऐसा लगता है कि इसकी कमी ये पूरी करेगा, इसकी कमी ये पूरी करेगा। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। जैसे कृषि है, व्यापार है, इन सब में खुद का होता है, मतलब सरकार का कुछ नहीं होता है। जबकि जो भारी उद्योग हो, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूपी क्षेत्रों की मालिकी राज्य के पास होती है। जो बहुत बड़े बड़े उद्योग हो, रेलवे हो, कारखाने हो, बिजली हो, ये सब सरकार के पास होते हैं। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है,
सरकार द्वारा भिन्न भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं। मतलब पूरा फ्रीडम नहीं होती, सरकार द्वारा कुछ रूल्स बनाए होते हैं, उन रूल्स को उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा उच्च कर लादा जाता है। यदि मतलब हमारे काम की चीज नहीं है, वो कभी कभी काम आए और वो भी लोग भी बनाते हैं, तो जैसे शराब है या फिर कुछ बंदूकें है ऐसा, तो उनपे फिर उनका टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है। जो बनाते हैं उनसे बहुत ऊंचा टैक्स लिया जाता है। तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दीजिए। यदि हम लोग पिछड़े हुए क्षेत्रों में अपना कुछ करना चाहे, कारखाना लगाना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, तो सरकार हमें थोड़ी सब्सिडी यानी राहत देती है और हमारा सपोर्ट भी करती है। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र ऐसी पद्धति है जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है। मतलब इसमें आर्थिक प्रक्रिया नहीं, आर्थिक नियोजन, किस प्रकार से उत्पादन करना है वो नियोजन बनाया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सहअस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी इसको जाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी मिश्र अर्थतंत्र है, न तो समाजवादी नई बाजार पद्धति, दोनों का मिला जुला रूप हमारे यहाँ पे है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया। परंतु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्ण बाजार पद्धति या 100% समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियां अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई। मतलब कहीं पे भी ऐसा पर्टिकुलर एक वाली पद्धति नहीं है, नहीं तो कई अच्छे रूप में बाजार पद्धति मिलती है और नहीं कहीं पे भी समाजवादी पद्धति मिलती है। जहाँ भी मिलती है दोनों ही मिश्रित हुई मिलती हैं। दोनों पद्धति अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूट छाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मतलब जहाँ पे ये पद्धतियां है, यदि समाजवादी पद्धति है तो उनको छूट छाट मिल जाती है, और बाजार पद्धति है तो उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण होता है। परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियां पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असात्यत, आर्थिक विकास का नीची दर आदि मर्यादाएं मिश्र अर्थतंत्र में। मतलब मिश्र अर्थतंत्र का लाभ भी बहुत है तो वापिस कमियां भी है, क्योंकि उसमें मतलब स्थिरता नहीं रहती है, बार बार कुछ न कुछ होता ही रहता है, मतलब अस्थिरता आती रहती है। फिर हमारे सबको इकट्ठा करने का भाव भी नहीं रहता है। फिर जो नीतियां बनाई जाती है वो भी असत्य होती है, क्योंकि वो कोरी नीतियां होती है, किसी का लाभ सोचकर नहीं बनाई जाती है। फिर हमारा जो आर्थिक विकास की दर देखी जाती है वो भी नीची होती है। तो बहुत सारी मर्यादाएं होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लाभ भी होते हैं तो हानियां भी होती हैं। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आप एक बार पढ़ के समझ लेना। ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमेशा ही अभ्यास प्रश्न आते हैं। इसलिए दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़कर आपको इसका देखना है, अभ्यास प्रश्न देखना है। फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।